दोस्तों एक पॉइंट नोटिस करने लायक है। जनरली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो छोटी कंपनियों से दूरी बनाकर रहते हैं, बिकॉज जो छोटी कंपनियां होती हैं उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, लिक्विडिटी दोस्तों काफ़ी कम होती है, जिससे रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो बड़े निवेशक होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी भी एसएमई कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, जिनमें जो डीआईज है वो लगातार एक्यूमुलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे। मार्केट में आजकल काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको भी टेंशन हुआ होगा, मुझे भी टेंशन है, और अदर्स जो है उनको भी टेंशन होगा। बिकॉज मनुष्य का ये साइकोलॉजी है कि अपना वेल्थ तो डाउन होता हुआ नहीं देख सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया का जो इकोनॉमी है ये फ्यूचर में और ग्रो कर सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है। इसने कई सारा क्रैश झेला है, कई सारे मार्केट के फ्रॉड को झेला है। आज के दौर में अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तभी उसमें दिखेगा कि कहाँ पर क्या हुआ। अदरवाइज आपको देखकर पता ही नहीं चलेगा कि निफ्टी 50 अपने आप में क्या क्या प्रॉब्लम समाहित करके आगे बढ़ा है। आप देखेंगे तो 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो प्रॉब्लम था वो हुआ था, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में काफ़ी बड़ा करेक्शन दिखा था। अगर आप ध्यान से देखते हो तो तभी दिखता है, अदरवाइज मार्केट में वो दिखता भी नहीं है। आप चार्ट देखेंगे तो जो चार्ट है वो हजम कर चुका है। आप 2020 को ही ले लीजिए, जो कोरोना पेंडेमिक हुआ था वो भी आज के दौर में देखने को, ऐसा चार्ट में ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा कि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज आपको देखकर मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा कि निफ्टी 50 में सर्किट लगा था। जब कोरोना पेंडेमिक आया था ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, और उस दौर में निफ्टी 50 में सर्किट लगना ये बताता है कि पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़कर रह गई थी। जो पोर्टफोलियो था उसका क्या दुर्गति था। वो जो निवेशक उस दौर में बना रहा, उसने मार्केट में उसके लिए ये गिरावट कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज़ जानना होगा, मार्केट का ये नियम है, मार्केट का ये रूल है कि मार्केट चलता भी है, मार्केट में बुल रैली भी आती है, मार्केट में बेयर फेस भी आता है, और मार्केट एक दायरे में भी चलता है। ये सारा मार्केट का एक रूल है। मार्केट तो अपने रूल के हिसाब से ही चल रहा है। इसलिए ना तो आपको घबराने की ज़रूरत है, ना तो किसी को घबराने की ज़रूरत है, ना तो हमें घबराने की ज़रूरत है। बिकॉज मार्केट है, मार्केट अपना काम कर रहा है, मार्केट अपना काम फ्यूचर में भी करता रहेगा। कभी मार्केट भागेगा, कभी मार्केट गिरेगा, कभी मार्केट एक ही दायरे में काम करेगा। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से ना तो बाय करने का कॉल है, ना तो होल्ड करने का कॉल है, ना तो सेल करने का कॉल है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका जो सेल्स है, लगातार सेल्स क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो करता हुआ दिखेगा। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो गवाही दे रहा है कि इसमें कंसिस्टेंसी है। लगातार नेट प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंट है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे जो डीआईज है, तो डीआईज भी क्वार्टर बाय क्वार्टर जो अपना एक्यूमुलेशन मोड है उसको ऑन करके रखे हुए हैं। यानी कि डीआईज को इस कंपनी में कुछ तो है जो दिख रहा है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, आपको इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर रिस्क और बढ़ जाता है। उसके पीछे का रीज़न और है, वो ये है कि इसका मार्केट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। 746 करोड़ का मार्केट कैप होना ये बताता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों आप लोग देखते हो तो आज के दौर में जो इसका करंट प्राइस है वो 792 है, और टॉप से तो काफ़ी बड़ा करेक्शन है। पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी नज़र आएगा, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा नज़र आ रहा है और ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी नज़र आ रहा है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है, कंसिस्टेंसी है कंपनी में, लगातार कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। जो डीआईज है वो भी अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको ना तो कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए, ना तो डीआईज पर ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए तो इसके बिजनेस पर देना चाहिए। बिकॉज वही एक निवेशक का साथी होता है। जो बिजनेस होता है वही एक निवेशक का साथी होता है। आरओसी और आरओई ये बता रहा है कि बिजनेस काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो हो रहा है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर आपको दोस्तों भरोसा है कि रोबोटिक्स जो पार्ट्स होता है उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा फ्यूचर में बन सकता है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि ड्रोन पार्ट्स जो है उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, तब आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए। आपको लगता है कि ई बाइक पार्ट्स जो है वो फ्यूचर में डिमांड में रह सकता है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए। आईओटी, वायरलेस आइटम, 3D प्रिंटर्स पार्ट आप देखेंगे, डेवलपमेंट बोर्ड्स, सेंसर, मोटर्स, मोटर ड्राइवर्स, बैटरीज, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसका बिजनेस है। आपको लगेगा, अगर आपको लगता है कि इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। मार्केट में करेक्शन है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए जो स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में करेक्शन है, जो टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, वहाँ पर आप कुछ भी डिसीजन लो तो ये गलत डिसीजन होगा। आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनियों का बिजनेस कैसा है, कंपनी किस लेवल पर आ चुकी है, इसमें रिस्क कितना ज़्यादा है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। और कुछ भी डिसीजन लेते हो तो मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर दोस्तों डिसीजन मत लेना, बिकॉज रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैं छोटी कंपनियों के बारे में डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर जो रिस्क रहता है वो अल्टीमेट लेवल का रहता है। अब देखेंगे इस कंपनी का जो डेवलपमेंट बोर्ड्स है, यहाँ से 21% का रेवेन्यू निकाल रही है ये कंपनी। ड्रोन पार्ट से 15% का रेवेन्यू निकाल रही है। बैटरीज, चार्जर एंड एक्सेसरीज से देखेंगे तो 13% का ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले से 13% का रेवेन्यू निकाल रही है। मोटर ड्राइवर्स पंप से 13% का रेवेन्यू निकाल रही है। सेंसर से 9% का रेवेन्यू निकाल रही है। आईओटी से 7%, 3D प्रिंटर से एंड पार्ट से 5%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से 5%, मशीन कंपोनेंट से 3%, ई बाइक से 1%। आप देखेंगे डाई लर्निंग एंड रोबोटिक्स किट्स से देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू आ रहा है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। अगर दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंटेल देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो काफ़ी चौंकाता भी है, और ये बताता है कि आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज ओएनजीसी इनका क्लाइंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका क्लाइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इनका क्लाइंट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम इनका क्लाइंट है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर देखेंगे ये इनका क्लाइंट है, विप्रो इंटरप्राइजेस इनका क्लाइंट है, भारत फोर्ज इनका क्लाइंट है, टाटा कम्युनिकेशन, शेंड्रल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कई सारे जो दिग्गज है, मार्केट के जो दिग्गज है वो इनके क्लाइंट है। तो काफ़ी सॉलिड इनके क्लाइंट है, काफ़ी मजबूत इनके क्लाइंट है। कई सारे डेटा ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और इसके पास रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन कर्जा काफ़ी अभी भी है, तो ये रिस्क वाली बात बन जाती है। प्रोज की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है, इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो 122% का रहा है। वहीं दोस्तों आरओई का जो इनका रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 3 सालों का, तो ये भी काफ़ी शानदार है। कॉस्ट देखेंगे तो महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है और कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और कंपनी का नाम की बात करें तो मैकफोर्स इस कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि रिस्क काफ़ी बड़ा है, बिकॉज इस कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है। दूसरी कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। सेल्स में भी कंसिस्टेंसी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो छोटी कंपनी में अगर नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी हो तो वहाँ पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। एक प्रमोटर जो मैक्सिमम अपना शेयर रख सकता है अपने पास वो 75% होता है। और इस कंपनी में अगर आप देखते हैं तो प्रमोटर 74.51% का हिस्सा खुद ही लेकर बैठे हैं। ये बताता है कि जो प्रमोटर हैं वो अपनी कंपनी पर काफ़ी बड़ा जो विश्वास है वो जता रहे हैं। डीआईज को देखोगे तो डीआईज भी जो है वो लगातार छोटा सा ही सही, लेकिन अपना जो पोजीशन है उसको मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मोस्टली देखेंगे तो पब्लिक और प्रमोटर के पास में ज़्यादातर हिस्सा है, तो ये बताता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट साइज़ काफ़ी छोटा है। टॉप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि मार्केट में प्रेशर के बावजूद ये कंपनी अपने टॉप पर बनी हुई है। आप इस कंपनी का पी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी पर नज़र आ रहा है।
आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा, और फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात बन जाती है कि फ्यूचर में कभी इस कंपनी में जो स्प्लिट है अगर होता है तो उसका भी फ़ायदा लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक है वो उठा सकते हैं। और इसका जो बिजनेस है, ये देखेंगे बिजनेस किस में है, तो इनका बिजनेस गोल्ड में है, डायमंड्स में है, और देखेंगे गोल्ड में, डायमंड्स में, प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं उनमें है। तो कुल मिलाकर ये ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, टेम्पल ज्वेलरी है इनके पास, मतलब इसमें काम है गोल्ड चेन्स, गोल्ड बैंगल्स, गोल्ड एर्निंग, गोल्ड नेकलेस, गोल्ड रिंग्स, कंदन ज्वेलरी, और अगर आप देखेंगे केरला ज्वेलरी, कलकत्ता ज्वेलरी, तो ये सारे इनके पास ज्वेलरी अवेलेबल है। और इनका जो बिजनेस है ये भी फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, बिकॉज जो इंडिया है, इंडिया भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो शादियां भी हो रही हैं, तो उन जो पब्लिक है, पब्लिक बढ़ती भी जा रही है, जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है, और सबको अपना शादी करना पड़ता है, फिर उनके बच्चे होंगे उनका भी शादी करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो सेक्टर है गोल्ड एंड ज्वेलरी का, ये भी काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर सकता है। अगर इनमें देखेंगे इनका जो बिजनेस है कहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकालती है ये कंपनी, तो ऑर्नामेंट से 82% का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर बुलियन से देखेंगे तो 18% का रेवेन्यू यहाँ से निकाल रही है। लेकिन इनका एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इनका मोस्टली बिजनेस तमिलनाडु में फैला हुआ है। तमिलनाडु से ये कंपनी 84% का रेवेन्यू निकाल रही है, वहीं पर अदर स्टेट से 16% का रेवेन्यू निकाल रही है। यानी कि अगर तमिलनाडु के बाहर भी ये कई और स्टेट में फैलती है तो उसकी वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन एक एरिया में काम कर रही है तो ये भी एक रिस्क वाली फैक्टर भी बन जाता है कि अगर कल के दिन उस एरिया में इनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कुछ मुश्किल ज़रूर पड़ सकता है। तो आपको ये भी चीज़ जानना होगा, अगर प्रोज है तो कॉन्स भी है। और कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करती हुई दिख रही है। कंपनी प्लान कर रही है कि मतलब 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर बिल्डिंग शोरूम विच वुड कवर 10,000 स्क्वायर फीट एट चेन्नई। तो चेन्नई में ये 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने का इनका प्लान है जो 10,000 स्क्वायर फीट कवर करेगा, और ये कहाँ पर होगा, चेन्नई में होगा। तो ये भी अगर बनता है, रेडी होता है, तो यहाँ से भी इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। ये चीज़ आपको जानना होगी। कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग फेस में है, और कंपनी एक लग्जीरियस, आप देखेंगे कंपनी इज लॉन्च लग्जीरियस एडिशनल टू इट्स रेंज ऑफ ज्वेलरी ऑफरिंग वेज लैब ग्रोइंग डायमंड्स आल्सो नोन एज CVD डायमंड्स। तो कुल मिलाकर बताया गया है कि इनका बिजनेस जो है वो लग्जीरियस डायमंड में है, 22 कैरेट गोल्ड में है। तो कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है। तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए। प्रोस की बात करें, पिछले 5 सालों का जिनका प्रॉफिट का रफ्तार रहा है वो छोटी कंपनियों में ही ऐसा पॉसिबल होता है, बिकॉज 81% अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में निकालती है, पिछले 5 सालों का कैगर निकालती है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको जानना होगा कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज जो छोटी कंपनियाँ होती हैं वो वही ऐसा करने में सक्षम दिखती हैं। हालांकि कई बड़ी कंपनी भी ऐसा किया है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम ही होता है कि जो बड़ी कंपनियां हो वो इस लेवल का प्रदर्शन कर पाएँ। छोटी कंपनियां ऐसी करके दिखाती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां गिरती भी ऐसी इसी लेवल से हैं। कौन की बात करेंगे तो देखेंगे कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये एक कौन का फैक्टर ज़रूर बनता है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी के लिए बन जाता है। तो ये अच्छी बातें भी कुछ है और कुछ ख़राब बातें भी है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा। दोनों चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इन कंपनियों के बिजनेस पर स्टडी करना पड़ेगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा। DFIs क्या कर रहे हैं, DIs क्या कर रहे हैं, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, इस सबको नज़रअंदाज करके आपको सबसे चीज़ जिस पर आपको फोकस करना होगा वो दोस्तों इनके बिजनेस पर करना होगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने ही कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।